रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। यहां साधना भी होती थी, शास्त्रार्थ भी होते थे। यहां संवाद भी होता था, शोध भी होता था। जहां संस्कृति के स्रोत भी थे, साहित्य संगीत की सरिताएं भी थी। इसलिए आप देखिए, भारत ने जितने भी नए विचार दिए, नए विज्ञान दिए, उनका संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक केंद्र से है। काशी का उदाहरण हमारे सामने है। काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहां से बोध मिला है। पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज, इसके लोग काशी आकर बसे हैं। जिस एक स्थान पर ऐसी विविधता होती है, वहीं नए विचारों का जन्म होता है। जहां नए विचार पनपते हैं, वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है। विश्वनाथ धाम परिसर में आज देश भर के विद्वानों की
विद्वत संगोष्ठियां हो रही हैं। विश्वनाथ मंदिर न्याय शास्त्रार्थ की परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहा है। काशी में शास्त्रीय स्वरों के साथ साथ शास्त्रार्थ के संवाद भी गूंज रहे हैं। इससे देश भर के विद्वानों में विचारों का आदान प्रदान बढ़ेगा। इससे प्राचीन ज्ञान का संरक्षण होगा, नए विचारों का सृजन भी होगा। काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता और काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। संस्कृत पढ़ने वाले हजारों युवाओं को किताबें, कपड़े और जरूरी संसाधनों के साथ साथ स्कॉलरशिप भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षकों को भी सहायता दी जा रही है। यही नहीं, काशी तमिल संगमम और गंगा पुष्करलू महोत्सव जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियानों का भी विश्वनाथ धाम हिस्सा बना है। आदिवासी सांस्कृतिक आयोजन के जरिए आस्था के इस केंद्र से सामाजिक समावेश के संकल्प को ताकत मिल रही है। काशी के विद्वानों द्वारा, विद्वत परिषद द्वारा प्राचीन ज्ञान पर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से नए शोध भी किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि जल्द ही मंदिर न्यास शहर के कई स्थानों पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहा है। मंदिर ये सुनिश्चित करेगा कि मां अन्नपूर्णा की नगरी में कोई भूखा नहीं रहेगा। यानी आस्था का केंद्र किस तरह सामाजिक और राष्ट्रीय संकल्पों के लिए ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। नई काशी नए भारत के लिए इसकी प्रेरणा बनकर उभरी है। मैं आशा करता हूं कि यहां से निकले युवा पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के ध्वजवाहक बनेंगे। बाबा विश्वनाथ की ये धरती विश्व कल्याण के संकल्प का साक्षी भूमि बनी। साथियों, हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संस्कृत उनमें सबसे प्रमुख है। भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है। भारत विविधता में एकता की भूमि है, संस्कृत उसका उद्गम है। इसलिए हमारे यहां कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। एक समय था जब हमारे देश में संस्कृत ही वैज्ञानिक शोध की भाषा होती थी और शास्त्रीय बोध की भी भाषा।
संस्कृत होती थी। एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ हो, गणित में आर्यभट्टीय और लीलावती हो, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत संहिता हो या बृहद संहिता जैसे ग्रंथ हो, ये सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। इसके साथ ही साहित्य, संगीत और कलाओं की कितनी विधाएं भी संस्कृत भाषा से ही पैदा हुई है। इन्हीं विधाओं से भारत को पहचान मिली है। जिन वेदों का पाठ काशी में होता है, वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देना पड़ता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के वो शाश्वत स्वर हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में एक बनाए रखा है। साथियों, आज काशी को विरासत और विकास के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। परंपराओं और अध्यात्म के इर्द गिर्द किस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, आज दुनिया ये देख रही है। रामलला के अपने नए भव्य मंदिर के विराजने के बाद अब अयोध्या भी इसी तरह निखर रही है। देश में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों पर भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यूपी को कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाभ मिला है। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं। अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब मैं सांसद तो हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ काम लेके आता हूं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। करोगे ना? देखिए, जितनी चीजें मैंने बताई, हर चीज को इतने शानदार तरीके से यहां लोगों ने उसको उठा लिया, सब उससे जुड़ गए और एक नई चेतना नई पीढ़ी में आ गई। ये स्पर्धाएं सामान्य नहीं है जी। जो मेरा सबका प्रयास वाला लक्ष्य है ना, ये सबका प्रयास वाला एक सफल प्रयोग है। आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा, हर टूरिस्ट प्लेस पे क्या होता है, लोग पोस्ट कार्ड छापते हैं। आगे वहां की एक विशेष तस्वीर होती है और पीछे 2 लाइन लिखने की जगह होती है। मैं चाहता हूं कि जो फोटो कंपटीशन हुआ है, उसमें जो टॉप बढ़िया चित्र, उसका एक वोटिंग हो जाए काशी में, लोग वोट करें और वोटिंग में सबसे अच्छे जो 10 चित्र हो, उसको पोस्टकार्ड छाप करके टूरिस्टों को बेचने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और हर वर्ष ये फोटो कंपटीशन होगी, हर वर्ष नए 10 फोटो आएंगे, लेकिन वोटिंग से होना चाहिए। काशी वालों ने वोट करना चाहिए कि इस फोटो को आगे लाओ। सारे फोटो जितने निकले हैं उस पर एक बार ऑनलाइन कंपटीशन हो जाए। कर सकते हैं? चलिए, दूसरा काम, जैसे फोटोग्राफी हुई, कुछ लोगों ने तो मोबाइल से ही निकाल दिया होगा, कंपटीशन में भाग ले लिया होगा। अब एक हम कार्यक्रम करें कि जगह जगह पर लोग अपनी मर्जी से बैठे और एक कागज की साइज तय हो
उस पर स्केच से ड्राइंग करे, स्केच बनाए और उसमें जो बेस्ट स्केचिंग हो उनके इनाम भी दिए जाएं और बाद में जो पोस्ट कार्ड निकालेंगे उनके भी बेस्ट 10 पोस्ट कार्ड निकालें। करेंगे? क्यों आवाज दब गई? हाँ। तीसरा काम, देखिए काशी अब करोड़ों के तादाद में लोग आते हैं। गाइड की युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री राम उत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार। बहनों, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। सिंघानिया ग्रुप लेकर आए हैं शहर के प्राइम लोकेशन पर सर्व सुविधा युक्त और अपार संभावनाओं का आशियाना, जिसमें आप पाएंगे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गेटेड कम्युनिटी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, सिक्योरिटी सिस्टम, वॉकिंग ट्रैक, किड्स प्ले जोन, मंदिर और बहुत कुछ खास है हर्षित गोल्ड सिटी में। बुकिंग के लिए आज ही कॉल करें 9827321321 बिहाइंड आरंभ स्कूल, नरदहा, विधानसभा रोड, रायपुर। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। पूरा करें अपने सपनों का आशियाना हर्षित लैंडमार्क के साथ, जिसमें आप पाएंगे 3 BHK और 4 BHK लग्जरियस सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, वो भी रेडी टू मूव पोजीशन के साथ, जहां आपको मिलेगा क्लब हाउस, गेटेड कम्युनिटी, 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम, मंदिर। बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9827
721321। हर्षित लैंडमार्क, हीरापुर चौक, रिंग रोड नंबर 2, नियर एम्स हॉस्पिटल, टाटीबंध, रायपुर। तो जल्दी करें। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बहनों, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए हैं। गुरुवार रात लगभग 10 बजे पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। सीएम योगी के साथ कार से पीएम ने 25 किलोमीटर तक रोड शो किया। पीएम फुलवरिया फ्लाईओवर पर कार से नीचे उतरे और काम का जायजा उन्होंने लिया। मोदी का काफिला एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस करीब 1 घंटे में पहुंचा। गेस्ट हाउस में मौजूद कुछ भाजपा नेताओं से पीएम ने मुलाकात भी की। पीएम मोदी के स्वागत के लिए देर रात तक हजारों भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद रहे। अपने सांसद की एक झलक देखने के लिए काशी के आम लोग भी सड़क के किनारे देर तक खड़े रहे और जय श्री राम के नारों के साथ ही हर हर महादेव के नारे यहां पर लगाए गए। बता दें कि पीएम अपने संसदीय क्षेत्र काशी में 44वें दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम 2 दिन में रोड शो समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 14,316 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है, जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 23-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 11.94% की वृद्धि है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 9 वर्षों की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, शेष 30 घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 13 से 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपया रहा। इस तरह 963 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जो कि डबल से भी अधिक है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत कराते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ रुपए के 27.4% कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपया कम हो गया, जो लगभग 17,000 करोड़ रुपया हमने ये कम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन
8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षित कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य के अंतर आधार पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को अपने दावे दर्ज करवाने में सक्षम बनाने के लिए ई क्षतिपूर्ति के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इससे सरकार किसानों को सीधे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई है, जबकि पूर्व में ये सहायता भूस्वामियों को दी जाती थी। ई क्षतिपूर्ति से शीघ्रता से सत्यापन होता है और दावे भी जल्दी मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई जा गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जल भराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस वर्ष कार्य पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय व जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन का बढ़ावा देने के लिए हमने दृश्या के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। 100 किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पराली जलाने की रोकथाम, प्रदूषण को कम करने की में भी किसानों की सहायता करने के लिए 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ दी जा रही है। 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1,56,000 किसानों को पंजीकरण कराया। 23-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों में वितरित की गई। पराली जलाने के मामले 67% कम होकर 2303 हो गए हैं। हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 23-24 के दौरान 41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मैं संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षिक प्रशिक्षण, जर्म प्लाज्म के लिए और स्थानीय आबादी के लिए प्रमुख आकर्षण और प्रमुखता के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बोटानिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें पंचकुला में कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए, चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मान्य दुधारू पशु हरियाणा के हैं। देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19% है। राज्य का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धता 459 ग्राम का लगभग 2.5 गुना है। पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नए 8 राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा ये सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और उनकी सेवाएं शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि ये सेवाएं पशुधन मालिकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। मत्स्य पालन, इसको बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घर द्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। 4000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। सहकारिता, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने व्यापक बहुउद्देशीय गतिविधियां सहकारी समिति अर्थात सीएम पैक्स नामक एक नया सहकारी आंदोलन शुरू किया है जो उद्यमिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। सीएम पैक्स में कृषि ऋण, फसल और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन, भंडारागार, बीमा और अन्य ग्रामीण आधारित सेवाओं सहित अन्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सीएम पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने फूलने के लिए एक मंच मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो समय पर वापस देते हैं ब्याज तो 0%, जो समय पर नहीं देते हैं, मैं समय पर नहीं देते उनकी बात कर रहा हूं। जिनका बैठिए, जो डिफाल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। सिंघानिया ग्रुप लेकर आए हैं शहर के प्राइम लोकेशन पर सर्व सुविधा युक्त और अपार संभावनाओं का आशियाना, जिसमें आप पाएंगे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गेटेड कम्युनिटी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, सिक्योरिटी सिस्टम, वॉकिंग ट्रैक, किड्स प्ले जोन, मंदिर और बहुत कुछ खास है हर्षित गोल्ड सिटी में। बुकिंग के लिए आज ही कॉल करें 9827321321 बिहाइंड आरंभ स्कूल, नरदहा, विधानसभा रोड, रायपुर। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बहनों, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं।
पूरा करें अपने सपनों का आशियाना हर्षित लैंडमार्क के साथ, जिसमें आप पाएंगे 3 BHK और 4 BHK लग्जरियस सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, वो भी रेडी टू मूव पोजीशन के साथ, जहां आपको मिलेगा क्लब हाउस, गेटेड कम्युनिटी, 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम, मंदिर। बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9827321321। हर्षित लैंडमार्क, हीरापुर चौक, रिंग रोड नंबर 2, नियर एम्स हॉस्पिटल, टाटीबंध, रायपुर। तो जल्दी करें। हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। बहनों, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। 30 लाख दे दिया, किसी ने 30 लाख मांगा, 30 लाख दे दिया। कोई भी उसमें इस प्रकार से खर्च किया गया। उसके बाद भी जो काम चल रहे हैं, जो काम ऑन गोइंग है, उनको हम नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि वो शासन के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। जो 40 काम हैं, उन 40 कामों का हम परीक्षण करवाकर उसकी वास्तविक जितनी लागत होगी उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला का प्रश्न है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, जो रुके हुए काम है मेरे विधानसभा के लगभग 8-10 काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के कारण वो पोलिंग बूथ बने हुए थे। पूरा प्रतिवेदन में अपने विधानसभा का ही बोले थे आप, और क्या बच गया है? अभी है और बोलूँगा, पूरा जब तक सत्य चलेगा तब तक बोलूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे वो स्कूल जर्जर हो चुके हैं, उनके निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो ऐसे निर्माण काम जिसको निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, तो आपसे आग्रह करूँगा तो उसके भी जो रुके हैं उसके भी निर्माण काम की स्वीकृति आप दे दें। बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, 958 काम बालोद जिले में स्वीकृत हुए थे। जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, 958 कामों में से सिर्फ 40 काम जो प्रारंभ नहीं हुए थे वही काम रुके हुए हैं, बाकी सभी काम हो रहे हैं। और इन 40 कामों को भी हम परीक्षण करवाकर गुण दोष के आधार पर उसका निर्णय करेंगे। चलिए, आप पूछ लीजिए। 1 मिनट, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जब भी हो कोई भी काम के लिए आप लोगों ने बहुत अति कर दिए थे। ये काम
कार्य योजना बनाने का काम अधिकारी करता है, सैंक्शन देने का काम अधिकारी करता है, काम कराने का काम आधिकारिक निर्देश पे होता है। तो ये हमारे माननीय मंत्री हैं, संतरी जो भी दिए हैं, उनके दोष क्या है? जो अधिकारी अगर अति किया होगा इसमें कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय, हम अगर कार्रवाई शुरू करेंगे ना तो कोई नहीं बचेगा। नहीं, सबको करिएगा। यही काम के लिए आपको दायित्व जनता दिया है। आपको टेंडर में हुआ है, सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए, कार्य चालू हो जाएगा। आप घोषणा कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि सारे अधिकारी। चलिए, प्रश्नकाल है। अब मंत्री जी के जवाब आ गए। अजय चंद्राकर जी अपना प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया, इसमें बहुत हो गया। नहीं, मैं आपका जिला नहीं, इससे हट के जिले से हट के नहीं होता ना। मामा हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित जो शोध पीठ है उनके बारे में मेरा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि शोध पीठ में पद कब से रिक्त हैं, कब भरे जाएंगे और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और उद्देश्यों में कितना ये सफल हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रविशंकर विश्वविद्यालय में गुरु घासीदास शोध पीठ की 2017 में स्थापना हुई। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, वो परिशिष्ट में है ना, आप सीधे उत्तर में आइए। हाँ, परिशिष्ट में है वो सब। मैंने कहा ये गठन के उद्देश्यों में कितना सफल हुए हैं और दूसरा ये रिक्त पद कब से हैं और कब तक भरे जाएंगे, मेरा पहला प्रश्न ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जानकारी है, इनके गठन के जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं, पूर्णतः पूरे नहीं हुए हैं। और इनका जो उद्देश्य था, जिन महापुरुषों के नाम से इसको गठित किया गया है, उनके जीवन के बारे में शोध कर छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को बताया जा सके कि इनकी पीठ क्यों गठित की गई है और इन महापुरुषों का क्या योगदान देश और समाज के लिए हुआ है, इसके लिए इसका गठन किया गया है। मैंने एक प्रश्न और पूछा था, इसे पूरक प्रश्न, इसमें रिक्त पद कब है, फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा, रिक्त पद कब से है और इसको भरेंगे कि नहीं भरेंगे जब उद्देश्य में सफल नहीं है। तो ये रिक्त पद जब से इन शोध पीठों को गठित किया गया तब से ही पद रिक्त है। अब ये देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विद्वान आदमी हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, मंत्री जी भी सक्षम मंत्री हैं। अब आप देखिए, जो बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है, दूसरा प्रश्न मेरा है कि 21-22 में लगभग इन विद्यापीठों को 47 करोड़ 84 लाख रुपया, 20-21 में, 21-22 में 47 करोड़ 79 लाख रुपया और 22-23 में लगभग 50 करोड़ 39 लाख रुपये दिए गए। तो इतने रुपये इन शोध पीठों को किन कारणों से दिए गए? जब पद खाली है, उद्देश्य में सफल नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो लगभग 150 करोड़ रुपये, 146 करोड़ रुपये के आसपास इसको अनुदान क्यों दिए गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो राशि है, ये विश्वविद्यालय को कुल दी गई अनुदान की राशि है, शोध पीठों को दिए गए अनुदान की राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय में, परिशिष्ट आप पढ़ लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय में शोध पीठ के संदर्भ में स्पेशल लिखा है, शोध पीठ के संदर्भ में वित्तीय, और मैं पूछा भी वही हूं, मैं विश्वविद्यालय के अनुदान को नहीं पूछा हूं, संदर्भ में वित्तीय और भौतिक स्थिति की जानकारी। तो भौतिक स्थिति बताई, वित्तीय स्थिति में लिखा है इन्होंने। मैंने विश्वविद्यालय के को कितना अनुदान मिला है ना तो मैंने पूछा है, तो मैं तो यही कहूंगा, और प्रश्न का उत्तर में भी यही आया है परिशिष्ट में कि 146 करोड़ रुपया अनुदान इन शोध पीठों को मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न गए को आप भी देख लें। उक्त तीनों वर्षों में इन विश्वविद्यालयों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी वर्षवार बताएं, तो हमने इसका उत्तर दे दिया है। अच्छा, चलिए, आपने
परिशिष्ट में लिखा है कि वित्तीय शोध पीठ के संदर्भ में वित्तीय एवं भौतिक स्थिति, शोध पीठ के संदर्भ में लिखा, आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए। अब इसके बाद जब ये कोई काम कर नहीं रहे हैं, कोई आदमी नहीं है, तो आपने जितना भी अनुदान एक मैंने शोध पीठों को अनुदान दिया है कि नहीं दिया है, ये स्पष्ट कर दीजिए। यदि विश्वविद्यालय कहें तो शोध पीठों को अनुदान दिया नहीं है कि नहीं दिया? शोध पीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया। कोई अनुदान नहीं दिया गया आप कहा, तो ये एक तो संत का मैं चरण स्पर्श करूंगा। संत कबीर का इतिहास, कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र हैं, आप परिशिष्ट में देख लीजिए, कुशाभाऊ ठाकरे में, उसमें भी कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अनुदान नहीं मिला है, मंत्री जी ने स्वीकार किया। संत कबीर का इतिहास 2021 में, संत कबीर का इतिहास छत्तीसगढ़ 2021 में, कहत कबीर 2021-22, बिना मुद्रक के, बिना अनुसंधान अधिकारी के, बिना स्टाफ के 3 किताबें लिख ली। एक ही साल में 3 किताब लिखने का विश्व रिकॉर्ड है। ये उसके चरण स्पर्श करूंगा यदि उसको विधानसभा में लाया जाए तो मैं। अब इनके पास अनुदान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया गया, तो आखिर छपवाई किसके गई और कोई स्टाफ नहीं, तो इसके खर्चे कहां से हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के द्वारा इनकी छपाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया गया है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो शोध पीठ ने ये काम किया, आपने बताया है 3 किताब उन्होंने छपवाई है, उसके पास कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं। एक साल में महान विद्वान ने 3 किताब लिख दी, संसार में कोई नहीं लिखा है 3 किताब एक साल में। तो एक साल में किस खर्चे से लिखा? जब उसके पास 1 रुपया पैसा नहीं है, अनुदान नहीं है, तो इसका खर्चा कौन उठाया शोध पीठ का? ये पूछ जानना चाह रहा हूं। शासन ने दिया या नहीं दिया ये मेरा विषय नहीं है। विश्वविद्यालय ने दिया कि अपने जेब खर्च से किया, कि चंदा लेके किया, कि किसी एनजीओ ने अनुदान दिया, कि यूजीसी ने इसके लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत किया? क्या कोई तो होगा, कुछ भी जादू से तो नहीं होगा ये। इस बारे में शासन के पास में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस विद्वान के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं विद्वान ने अपने खर्चे से कहीं से पैसे मांगकर किस प्रकार से किया, इसके बारे में शासन को कोई जानकारी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये प्रश्न के उत्तर में आया, मैंने पूछा शोध पीठों ने क्या क्या काम किया, तो काम के उल्लेख में आपने 3 किताबों के, एक शोध पीठ का, कुशाभाऊ ठाकरे के एक शोध पीठ ने 3 किताब छापी हैं। तो छापी है तो कैसे छपी, क्या छपी, कहां से खर्च आया, किस तरह से आया, जिस चीजों का मैंने उल्लेख किया, इसका उत्तर तो आना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। वो विद्वान ने किया हो, किसने किया हो, विद्वान ने भी किया हो तो आपको जिम्मेदारी से यह बताना चाहिए कि विद्वान ने खर्च किया है इसका और इतना पैसा खर्च हुआ है, यह मुद्रक प्रकाशक ये है करके, जब उत्तर में आया है वो विषय। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, क्योंकि पिछले 5 सालों में शोध पीठों के लिए कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया, शोध पीठों ने कोई काम नहीं किया। मैं माननीय सदस्य को, विद्वान सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय पर सभी शोध पीठों का संचालन सुगम रूप से हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ जन हैं, इनका सम्मान बढ़े और इसी के लिए इन शोध पीठों की स्थापना की गई है। आने वाले समय पर इन शोध पीठों का सुचारू संचालन किया जाएगा, इस बात की मैं जानकारी देता हूं। नहीं, पर इस घटना की जांच, ये तो अप्रत्याशित बात है, ठीक है आप करेंगे, मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन ये 3 किताब जो जादू छपी है, 1 साल में लिख दी गई, तो उसके बारे में तो आप जांच करवाइए, क्यों हुई है? भ्रष्टाचार ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ, पर आपने उत्तर दिया था, आपके संज्ञान में आनी चाहिए। आप बोलिए कि मैं इसको कम से कम पता लगा के ऐसी घटनाएं ना हो, या हुई है तो विधिवत रूप से हो, इसकी घोषणा कर दीजिए। आप प्रश्न भी कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, दोनों विशेषज्ञ खड़े हैं। विशेषज्ञ नहीं है भाई साहब, इस सदन के आप तो सबसे मुखर बोलने वाले, प्रश्न करने वाले और सबसे अच्छा जवाब देने वाले दोनों खड़े हैं, दोनों का उत्तर सही आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। बृजमोहन जी को जवाब देने की जरूरत समाप्त हो गई। नहीं है, मैंने जवाब नहीं दिया साहब, मैंने ये, चलिए बृजमोहन जी बता दीजिए, उत्तर में आ गया है और इसका, चलिए बृजमोहन जी सुन लीजिए। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु घासीदास शोध पीठ पिछले 5 सालों में इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। माधवराव सप्रे शोध पीठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, हिंद स्वराज शोध पीठ, कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा शोध पीठ,
स्वर्गीय पद्मलाल पुन्ना बख्शी शोधपीठ, पंडित लखनलाल मिश्र शोधपीठ। अब ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के विभूति रहे हैं और 5 साल में छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले लोगों ने इन विभूतियों के नाम पर खाली भाषण दिए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह किया है। उसके लिए गुरु घासीदास बाबा की शोधपीठ में भी कोई काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष की चिंता जायज है। जिन 3 किताबों के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जादू से ही लिखी गई है। चलिए उसके बारे में निश्चित रूप से आपने, क्योंकि विभाग के पास में इसकी कोई जानकारी नहीं है, आपकी चिंता है। मैं सहमत हो गया था, लेकिन विभाग को इसका उत्तर भी नहीं देना था जब जानकारी नहीं है। वो सवाल लफड़ा तो उत्तर दिया इसलिए पैदा हुआ। तो इसलिए माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस चिंता में मैं भी शामिल होते हुए हम पता करेंगे। पता करिए। चलिए मोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने प्रश्न पूछा, विद्वान मंत्री जी ने उत्तर दिया। उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र द्वारा निम्नानुसार पुस्तक लेखन कार्य किया गया। ये लेखन किया गया है कि इसे छाप भी दिया गया है, और जिस विद्वान व्यक्ति का नाम आप बार बार ले रहे हैं कि जादू से कर दिया, तो उस विद्वान व्यक्ति का भी नाम बता दीजिए। विद्वान प्रश्नकर्ता, विद्वान मंत्री, तो विद्वान लेखक का भी नाम बता दीजिए जिसने लिखा है। और ये छपा है कि नहीं छपा है? छपा है तो हम लोगों को बंटवा दीजिए, नहीं छपा है तो यहाँ क्यों आया, ये अपने विभाग से पूछ के बताइए। इसमें तो आया है ना उत्तर में। कोई जवाब है कि जादूगरी तो इतनी जादूगरी नहीं चलेगी सर। चलिए जवाब जादू दिखाइए, 5 साल का जादू दिखाइए, 15 साल का जादू दिखाइए, मगर ऐसा हवा में लड्डू मत उछालिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी जवाब चाह रहे हैं, मैंने लगभग जवाब दे दिया है। और मैं सोचता हूं कि जो 3 किताबों के मामले में बात मुख्य रूप से चली है, उसके मामले में विभाग निश्चित रूप से पता करेगा कि वो कहां से कैसे उसकी छपाई हुई है, कैसे लेखन हुआ, विभाग पता करेगा। और विभाग पता कर निश्चित रूप से अगर आवश्यक होगा तो ये जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराएगा। मोहन जी का कहना है कि यदि वो उपलब्ध हो जाए, कहीं मिल जाए, तो सदस्यों को बंटवा दिया जाए, इतना ही बात। नहीं, विद्वान जिनने लिखा है उस विधायकों को बंटवा दिया जाए। नहीं सर, लिखा है, ठीक है, उनने खुद लिखा है, लिखा है। अजय, तो इनके अजय, उसका नाम बताना क्या है? अरे वो देख लीजिए, देख लीजिए। बैठ के प्रश्न मत करिए, बैठ के प्रश्न नहीं करेंगे। जब माननीय मोहन जी प्रश्न कर रहे हैं तो आपस में बात नहीं करिए। मंत्री जी, आप भी बैठ के बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी माइक चालू है और माननीय सदस्य से वो सवाल पूछ रहे हैं बैठे बैठे। नहीं ठीक ही, ध्यान रखें। चलिए आप आखिरी प्रश्न करें। नहीं सर, मैं तो आखिरी, पहला ही प्रश्न आखिरी है। पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लिखा है कि लेखन कार्य किया गया है, ये लिखा है। वही तो मैं बोला, किताब मिल जाए तो बंटवा देना। नहीं तो लिखा है कि छपा भी है। वो कबीर के अनुयायी हैं और उनको लग रहा है कि कबीर जी के नाम पर भी ऐसा घपला उनकी सरकार कर सकती है कि कबीर। मैं तो लिखा है, निश्चित रूप से उनकी चिंता में मैं भी शामिल हूं, और वो किताब अगर मिल जाएगी तो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। पूरे विधायकों को बंटवा दीजिए। ठीक सर। अध्यक्ष महोदय, कबीर साहब ये कहते थे, लिखा लेखी की है नहीं, देखन सुनी की बात भी नहीं चलती वहाँ, सिर्फ देखने की ही बात चलती है। जिसको आपने आंख से देखा है तो बताइए। देखा सुनी का अनुपालन किया है उस मंत्री जी ने, लिखा पढ़ी नहीं इतना छूट मत दीजिए अपने विभाग को। लिखने वाले को हम दोनों मिलकर उनको प्रणाम करते हैं ना, आप करेंगे, मैं चलिए, मैं जाके भी प्रणाम कर सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हो गया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, कुल सिंह राठिया जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अपने कोरबा जिला में कितने प्राथमिक शाला जर्जर है, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी? जर्जर प्राथमिक शालाएं 189 है,
भवन विहीन 58 है, पूर्व माध्यमिक शाला 61 जर्जर है, 20 भवन विहीन है, हाई स्कूल 4 जर्जर हैं, 1 भवन विहीन है, हायर सेकेंडरी 7 जर्जर हैं और भवन विहीन कोई भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, इसमें 58 भवन विहीन बताए हैं मंत्री महोदय, उसमें संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवन विहीन है वहां पर स्कूलें नजदीक के दूसरे भवन में संचालित हो रही हैं और जो जर्जर हैं उन जर्जर के भी जो ज्यादा जर्जर हो गई हैं वहां नजदीक के दूसरे भवन में हो रही हैं और बाकी वहीं उसी भवन में संचालित हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, एक जर्जर कब तक माने भवन विहीन का माने भवन उपलब्ध हो जाएगा? हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जर्जर भवनों को और शाला विहीन भवनों को बना दिया। चलिए, बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय, बहुत विचित्र स्थिति है, आदिवासी क्षेत्र है, बेचारा पूछ भी नहीं पा रहे ठीक से, इतने सारे भवन विहीन स्कूल हैं। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं, जब आप लोगों ने, सरकार ने शाला भवन निर्माण के बारे में कुछ सोचा होगा तो उसके अहाता के बारे में सोचा है, अहाता बनाना अनिवार्य है कि नहीं है? एक भी जगह आपने अहाता का इसमें दिखाया नहीं है कि कहीं अहाता बना हुआ है। तो वो दिन में बच्चों के काम आता है, रात में पौशाला उसका क्या बोलते हैं, पशुओं के काम आता है, ऐसा कुछ है क्या? एक भी जगह कहीं भी आपका अहाता निर्माण नहीं हुआ है, तो विशेष सुविधा दी गई है। ये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, गोठान बनने के बाद अब कोई भी पशु कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, सब गोठाने में रहते हैं। हाँ, तो ठीक है ना, तो अहाता का आपने कहा है ना, इसमें आपने कहा ना पशु वसु नहीं चल देते, तो उसका बाकी प्रश्न आपका ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि कहीं भी अहाता है। अब वहां पर संचालित शालाएं 1476 हैं प्राथमिक, उसमें से जो अहाता विहीन है वो 422 है। अगर पूर्व माध्यमिक 518 है तो अहाता विहीन 91 है, हाई स्कूल 86 है, उसमें 28 अहाता विहीन है, हायर सेकेंडरी स्कूल 94 है तो 24 अहाता विहीन है। तो ऐसा नहीं है कि सभी अहाता विहीन है। माननीय नेताजी की चिंता जायज है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, भवन की सुरक्षा के लिए हम पहली बार हमने ये निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने शिक्षा विभाग के काम होते थे वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, आरईएस के माध्यम से होते थे, हम पैसा दे देते थे, वो बनाते नहीं थे। अब स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग अपना खुद का इंजीनियरिंग विभाग बनाएगा और इंजीनियरिंग विभाग बनने के बाद में तेजी से काम होंगे। जो पैसे सैंक्शन होते हैं, कई काम तो ऐसे हैं कि जो 10-10 सालों से पीडब्ल्यूडी, आरईएस को पैसे दिए हुए उनका निर्माण नहीं हुआ है और हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन बनने के बाद हम तेजी से कोशिश करेंगे कि स्कूलों की बिल्डिंगों की मरम्मत हो जाए, नई बिल्डिंग बन जाए, उनके अहाते बन जाए, हमारे बच्चे एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई करें, ये हमारी कोशिश है। बृजमोहन जी, मंत्री जी, अब भविष्य में कम से कम ये निर्णय तो ले सकते हैं कि भविष्य में जो नए भवन बनेंगे वो अहाता सहित उसका ड्राइंग डिजाइन बनेगा, तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। एक नीतिगत फैसला ले सकते हैं आप यदि चाहें तो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सुझाव आप देते रहेंगे तो शायद ये सरकार ठीक चलने लगेगी। नहीं, वो मंत्री जी का निर्णय, आपका निर्देश निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। जहां पर कई स्कूलें तो ऐसी हैं जहां पर स्कूल भवन के निर्माण से ज्यादा अहाते में पैसा लगेगा, तो जहां पर पर्याप्त पैसे में या कम पैसे में अहाता बन सकता है, हम भविष्य में निर्णय करेंगे आपके निर्देशानुसार।